नमस्कार प्यारे मित्रों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। एक श्रृंखला चल रही है जियो पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, भू राजनीति और उसके आशय निहितार्थ प्रभाव आदि के ऊपर एक विस्तृत चर्चा चल रही है। और वीडियो शुरू होने के पूर्व मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इस श्रृंखला के वीडियो में या अन्य कोई श्रृंखला यदि शुरू की जाएगी तो उसके वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वह आप अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग विषयों में उन जानकारियों का प्रयोग करते हुए उपयोग करते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी और जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं आते हैं। उनकी यह अपेक्षा होती है कि आपके पास ज्ञान का एक बड़ा भंडार हो और उस भंडार का उपयोग करते हुए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डिलीवर योर नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर। अलग अलग आयामों को खंगालते हुए आप एक प्रॉपर संरचित उत्तर लिख सकें। तो कभी भी स्ट्रेट प्रश्न नहीं आएगा, सीधा सीधा कोई प्रश्न नहीं आएगा कि जैसे पूछ लिया कि 9 डैश लाइन क्या है, ठीक है। डोकलाम पे पूछ लिया कि डोकलाम पे क्या हुआ था, डोकलाम प्लेटू पे क्या हुआ था, बहुत चर्चा में था। तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। या इनफैक्ट अगर आप इंडिया चाइना वॉर के बारे में, माने जो अलग अलग टाइप के वॉर का सिर्फ ये अर्थ तो होता नहीं है कि भाई जो बॉर्डर पे वॉर हो वही वॉर हो, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका पार्ट हो गए। इकोनॉमिक जो ट्रेड वॉर चलते रहते हैं आजकल, चाइना यूएस में बहुत चल रहा है, वो भी एक पार्ट हो जाता है। वॉर नहीं कह सकते, कॉन्फ्लिक्ट है एक, ठीक है, राइट। वॉर विल बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट है इन देशों के बीच में, चाइना यूएस हो जाए, चाहे चाइना इंडिया हो जाए, डोकलाम हो जाए, गलावन घाटी हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, अक्साई चीन हो जाए, या जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो सब हो जाए। तो प्रश्न बहुत ही बृहद स्तर के होंगे, आपका नॉलेज भी बृहद स्तर का होना चाहिए। जो अभी तक हमने वीडियोस देखे हैं, बाकी जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो हैं, वो बहुत ही माने मुझे जो प्रतीत हुआ वो है स्टैटिक नॉलेज देते हैं। तो वह नॉलेज आपके काम आएगा इस पे तो मुझे तो संदेह है। हम ये नहीं कहते हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो आप उसके रियल एवेल्युएटर जो मूल्यांकन होगा वो तो आप करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे यह अनुरोध है कि इसे लाइक और शेयर कीजिए, और यदि नहीं अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट्स द्वारा हमें बताएं। हम यदि आपका जो भी परामर्श रहेगा हमें सही लगेगा तो हम उस दिशा में कार्य करेंगे। किंतु इतना तो हमें पता है कि यूपीएससी के लिए जो डायनेमिक नेचर का प्रिपरेशन होना चाहिए वह हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हो सकता है हम स्टैटिक बहुत सारी चीज़ें ना बताएं। मैं कोई तो वीडियो देख रहा था, उसमें इंडिया चाइना के बारे में करीब 1.5-2 घंटे का डिस्कशन हुआ था, और उसमें वो बताया जा रहा है कि 1950 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, छोटे छोटी जगहों छोटे छोटे स्थानों का नाम बताया जा रहा है। ये नाम आप ना तो याद रख सकेंगे ना आप परीक्षा में लिख पाएंगे। आपको एक मोटे स्तर पे अवधारणात्मक कंसेप्चुअल आपका क्लैरिटी होना चाहिए, और अलग अलग डायमेंशन से आप चीज़ों को जोड़ सकें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो अभी तक तो हमने पिछले वीडियो में तिब्बत, नेपाल एंड इंडो चाइना राइवलरी देख लिया था। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे डोकलाम प्लेटू की घटना से। 2017 में हुई थी, काफ़ी चर्चा में थी उस समय ये बात। तो देखिए डोकलाम में क्यों चाइना अपना कब्जा करना चाहता है, हम एक मैप द्वारा देखेंगे। छोटा सा मैप है, देखिए ये है आपका भूटान, ये है हमारा सिक्किम, और ये है चाइना आपका, ठीक है। ये जो डोकलाम है यह एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन माने जहाँ पे तीनों देश मिल रहे हैं आपस में, उनकी सीमाएं मिल रही हैं, चाहे भूटान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। अब भूटान के पास अपनी स्वयं की सेना नहीं है, और जो उसकी सुरक्षा का प्रति जो उत्तरदायित्व है वह भारत का है, ठीक है। हमारी बीच एक संधि हुई है इंडिया भूटान के साथ, इंडिया नेपाल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। उनकी रॉयल आर्मी है लेकिन वो इतनी सशक्त नहीं है। बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिक्योरिटी। अब चाइना यहाँ पे एक रोड बनाना चाहता था, ठीक है,
ताकि तुरंत वहाँ पे यदि आवश्यकता पड़े तो सैनिकों को पहुँचाया जा सके, युद्ध सामग्री पहुँचाई जा सके। तो ये भारत के लिए देखिए, पहली बात तो हमारा एक उत्तरदायित्व है भूटान के प्रति। यदि हम कोई संधि, कोई समझौता करते हैं, इफ़ वी डोंट ऑनर दैट एग्रीमेंट, तो हमारी जो रेपुटेशन होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो डाउन हो जाती है। फिर कोई देश हमारे साथ माने अच्छा संबंध, ऐसी कोई कटिंग एज जिसे आप एग्रीमेंट कह सके, वह करने से डरेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ट्रंप के शासनकाल में यही हुआ ना कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बताई। उनका कहना था भाई हम अपनी सुरक्षा करेंगे, बाकी देश अपनी सुरक्षा देखें, चाहे अब वो नाटो हो जाए। नाटो इज़ बेसिकली यूएस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या जापान हो जाए, हम अपनी सुरक्षा देखेंगे, आप लोग अपनी सुरक्षा का खुद प्रबंध कीजिए। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका का जो रेपुटेशन है, जो क्रेडिबिलिटी है, वह कम होती जा रही थी। अब जो बाइडन आए हैं तो वो उस चीज़ को रिवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कीप हिज अलाइज हैप्पी, कि नहीं अमेरिका आपके लिए खड़ा होगा। तो वैसे ही भारत के साथ भी यही बात थी। भारत के बारे में एक जो पड़ोसी राष्ट्रों में एक जो खराब सोच यह है कि भारत अगर किसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाता है, मित्रता के लिए भारत कई प्रोजेक्ट्स में, हमारे पड़ोसी देशों में प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करना चाहता है, किंतु भारत प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है। मैंने अगर हमने कहा कि हम 2 साल में काम करके देंगे, 10 साल तक हमारा काम ही नहीं होता है, काम की क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी चाहिए। लेकिन चाइना अगर बोलता है कि हम 2 साल में काम करके देंगे, तो हो सकता है 1.5 साल में ही कर दें, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी उनकी। तो जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसमें भारत का हाथ ढीला है, और इसीलिए भारत की जो छवि है इस मामले में अच्छी नहीं है। कुछ मामले हैं जिसमें भारत की छवि अच्छी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे चाइना आगे आएगा, आगे वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे भी जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी डोकलाम प्लेटू की घटना में, वह ये थी कि ये जो हमारा चिकन कॉरिडोर इसे कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह लीजिए, चिकन स्नैक कह लीजिए, तो अगर इस डायरेक्शन पे अगर समझ लीजिए चाइना ने हमला किया और कट ऑफ कर दिया, अगर यहाँ पे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो ये जो पूरा हमारा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है वो कट हो जाएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा पूर्णतः कट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पे तो वो क्लेम कर ही रहे हैं, जो पहले तो तवांग के लिए क्लेम करते थे, अब कहते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत संकटकारी परिस्थिति हो सकती है। तो इसके लिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे चाइना डोकलाम पे या आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमा सके। इसीलिए हम इतने कड़ाई से वहाँ पे डटे रहे, क्योंकि अगर एक बार आपने आने दिया तो फिर आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकली भी आप पीछे होते जाते हैं। तो यह एक बड़ा कारण था कि भारत वहाँ पे टिका रहा, डटा रहा कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस पे एक और व्यू पॉइंट है कि चाइना की सलामी स्लाइसिंग, ये हो सकता है किसी प्रीलिम्स में आपको पूछ लें, और यूपीएससी की भी प्रीलिम्स में ही आ सकता है। सलामी स्ट्रेटेजी है इनकी, इसमें ये क्या छोटे छोटे प्रोवोकेशंस करेंगे, एंड फिर उन प्रोवोकेशन माने किसी को उत्तेजित करना, फिर सामने वाला कोई रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर रेजिस्टेंस स्टिफ है तो पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस स्टिफ नहीं है तो हो सकता है कि वह और आपको प्रोवोक करें, आपके एरिया में आके और मैंने अपने सैनिकों को बिठाएं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। हम आगे देखेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे जब हम साउथ चाइना सी में जाएंगे। तो ये एक बड़ा कारण था कि भारत यहाँ से पीछे नहीं हटा। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन स्नैक है, ये भारत के लिए क्या एक बड़ी समस्या है। 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है कि जिस पे कब्जा करना चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ लीजिए अगर भोपाल पे अगर आपको भोपाल तक चाइना को आना है तो कश्मीर से लेके राइट फ्रॉम कश्मीर इट हैज़ टू कम टू भोपाल, विच इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच, बहुत बड़ा लैंड है। तो वहाँ पे भारत अटैक माउंट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 40 किलोमीटर पे इन्होंने कर दिया, कब्जा कर लिया 40-45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, तो पूर्वोत्तर भारत तो आपका कट गया।
पूर्णतः आपका कट गया पूर्वोत्तर भारत। तो ये भारत के लिए एक बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंज है ये। तो इसलिए डोकलाम पे हमने इतना फोकस किया था। वहाँ से पूर्वोत्तर भारत पे वैसे ही आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अलगाववादी मूवमेंट भी चलते रहते हैं, चाइना उनमें भी हेल्प करता है। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में वो इतना अच्छा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है इन राज्यों का जितना मेनलैंड इंडिया जिसे आप कह लीजिए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे उनके अगेंस्ट, अगर आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में अगर वो बच्चे आके पढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत के, तो बहुत हैरेसमेंट की भी घटनाएं होती हैं, उनको चिंकी करके बुलाया जाता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो वो इंटीग्रेशन भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। और वहाँ पे हमारे उस भूभाग में हमारी बहुत बड़ी वन संपदा है, खनिज संपदा है, नदियाँ हैं हमारी बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र वहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र के अलावा और भी बराक रिवर है, बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे। फिर हमारा मैरीटाइम ट्रेड वहाँ से बहुत होता है। तो ये सब बहुत सारे कारक थे। तो इसके लिए डोकलाम प्लेटू पे भारत ने इतना अड़ियल रवैया अपनाया था, और वो समय की आवश्यकता भी थी, क्योंकि एक बार आप छोड़ देंगे तो आप ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। एंड अ स्ट्रांग नेशन, हमको ऐसा लग सकता है इतने छोटे पार्ट के लिए क्यों लड़ रहे हो, वो भी जब हमारे देश में नहीं है। किंतु एक जो स्ट्रांग नेशन है वो कभी अपना जो भी अधिकार है या जो भी प्रभुत्व का एरिया है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, उससे कभी वो पीछे नहीं हटना चाहता है। अगर वो आज पीछे हटना शुरू हुआ तो कल कई देश आएंगे और वो पीछे हटाने का प्रयास करेंगे। और ख़ासकर अगर आपके सामने चाइना हो तो आपको तो अड़ियल रवैया अपनाना ही पड़ेगा। उसी के साथ देखिए अब हम देखते हैं आशियान। आप लोगों ने सुना होगा कि ये पीवी नरसिम्हा राव के समय ये पॉलिसी आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, जिसे बाद में मोदी सरकार में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया, ठीक है। ये जो आशियान के साथ हमारे जो संबंध हैं, इसका तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन है ही, ठीक है। आशियान देश जो है, आशियान ग्रुप जो है, ये इकोनॉमिक पावर हाउस है। चाहे आप एग्रीकल्चर देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्री देख लीजिए, कॉमर्स देख लीजिए, सिविलाइजेशनल टाइज भी अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकली भी भारत और जो आशियान के देश हैं, खासकर जो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इनके साथ हमारे हिस्टोरिकली भी अच्छे संबंध रहे हैं, कंबोडिया है। किंतु इकोनॉमिक डायमेंशन इसका है ही। आशियान के साथ यदि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत ही यह एक लाभप्रद घटना है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से जो भी सामान एक्सपोर्ट हो सकता है वह समुद्र के रास्ते आसानी से आशियान देशों में पहुंचाया जा सकता है, या आशियान देशों से जो सामान है आसानी से पूर्वोत्तर भारत में पहुंचाया जा सकता है। तो आशियान देशों के साथ तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन है ही, ठीक है। उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इंडस्ट्री काफ़ी उनकी डेवलप्ड हो रही है, टूरिज्म में भी वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक जियोपॉलिटिकल काउंटर भी है ये चाइना के लिए। आशियान का देखिए, आशियान ना दे आर वेरी बिजनेस ओरिएंटेड पीपल, सो दे हैव गुड रिलेशनशिप विद चाइना ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक दैट दे डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद चाइना एज आशियान। बट आशियान में जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज के चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं, विशेषकर साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। तो आप चाहे वियतनाम को देख लीजिए, उसके साथ है उसके प्रॉब्लम्स, ब्रुनई को आप देख लीजिए, उसके साथ है उसके प्रॉब्लम, फिलीपींस के साथ आप देख लीजिए। चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में चाइना क्यों अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी से दुनिया का लगभग 1/3 मैरीटाइम ट्रेड होता है। जो भी मैरीटाइम ट्रेड होता है उसका 1/3 साउथ चाइना सी से होता है। उसमें जो चाइना के बहुत सारे ट्रेड रिक्वायरमेंट्स है, चाहे ऑयल एंड गैस हो जाए, खनिज हो जाए, मिनरल्स हो जाए, जो चाइना इंपोर्ट करता है वो साउथ चाइना सी से जाते हैं। और जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, चाइना इज प्रीडोमिनेंटली एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो चाइना से जो एक्सपोर्ट होते हैं वो साउथ चाइना सी द्वारा बहुत सारे होते हैं। अब चाइना हमेशा से एक अग्रेसिव पावर रहा है, और आज का जो टाइम है इसमें देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको विश्व पे प्रभुत्व बनाना है तो आपको पहली बात तो मैरीटाइम जो रूट्स हैं उस पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, और जो डिजिटल रूट्स हैं, डिजिटल रूट्स माने यही आपका जो सोशल मीडिया हो गया, केबल्स हो गए, टेक्नोलॉजी 5G हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब पे आपको प्रभुत्व बनाना पड़ेगा।
तो इसमें देखिए अमेरिका पहले आगे था, अब देखिए चाइना भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, चाहे वो मैरीटाइम डोमिनेंस की बात हो जाए, चाहे डिजिटल डोमिनेंस की बात हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 5G में आप कह सकते हैं कि चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है इस समय। तो साउथ चाइना सी में जो ये सारे देश हैं, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, इनके साथ इसका एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो 9 लाइन की कॉन्फ्लिक्ट है, जो सारे लगभग आसियान में जितने देश हैं सबके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, चाइना का 9 ये शायद किसी प्रीलिम में भी आ सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके सिवाय भी वियतनाम के साथ इसका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, फिलीपींस के साथ स्पार्टली आइलैंड के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, स्पार्टली आइलैंड। वियतनाम के साथ तो चाइना का युद्ध भी हुआ था आई थिंक 1979 में, जब वियतनाम ने कंबोडिया में जो पोल पॉट की सरकार थी उसके अगेंस्ट जब कार्रवाई की तो वियतनाम पे हमला किया था चाइना ने, क्योंकि पोल पॉट जो था वो चाइना का मित्र था, तो उसके डिफेंस में इन्होंने हमला किया था। और अब ऐसा वियतनाम का अमेरिका के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं। देखिए कैसे स्ट्रैटेजी चेंज होती है, कैसे रिलेशनशिप चेंज होते हैं पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट फो, ना कोई स्थायी मित्र है ना कोई स्थायी शत्रु है। एक बार देखिए अमेरिका एंड वियतनाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों को पता ही होगा, वर्षों तक चला, अमेरिका ने क्या नहीं किया और वियतनाम ने जो हीरोइक रेजिस्टेंस किया। किंतु आज वियतनाम को अमेरिका से डर नहीं लगता है, चाइना से डर लगता है, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो स्पार्टली आइलैंड पे जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, माने आइलैंड है, रीफ्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे चाइना अपने आइलैंड बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स बना रहा है, मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। एक तो आपको ट्रेड पे प्रभुत्व मिलेगा, दूसरी बात आपको फिशिंग राइट्स मिल जाते हैं अगर उस क्षेत्र में, अगर आप वो 2.2 स्क्वायर किलोमीटर का जो 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है EEZ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी खनिज पदार्थ होंगे, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, फिशिंग राइट्स हो, वो सब आपको मिल जाते हैं। और फिर आपको तो मैरीटाइम, जैसे कि मैंने बताया, मैरीटाइम रूट्स पे तो आपको कंट्रोल करना ही है इफ़ यू आर एस्पायरिंग वर्ल्ड पावर। तो इसके लिए चाइना का रिफ्ट चल रहा है इन देशों के साथ। तो भारत आसियान के देशों के साथ एक अच्छा संबंध बना के एक जियोपॉलिटिकल हेज कर रहा है। हेज माने जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हो सकता है कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हो, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब सकता है। मैं सेविंग कर रहा हूँ अपनी रिटायरमेंट के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में मैंने पैसा जो लगाया, हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस खराब हो और पैसा डूब भी जाए, तो मैं हेज करूँगा। हेज माने कुछ रिस्क को कम करने के लिए कहीं और इन्वेस्ट करूँगा, चाहे वो गोल्ड में हो जाए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो जाए। तो वैसे ही हो सकता है कि वो जो गोल्ड में मेरा इन्वेस्टमेंट है वह इतना कारगर ना सिद्ध हो अभी, लेकिन अगर कल को समझ लीजिए कि मेरे शेयर मार्केट में मेरी जो भी सेविंग थी वो सब डूब गई, तो मैं कैसे अपना काम चलाऊंगा? गोल्ड से चलाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आसियान के साथ हम जो संबंध बना रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक ही एंगल है, इसके पीछे स्ट्रैटेजिक एंगल भी है। हो सकता है जो स्ट्रैटेजिक एंगल काम ना आ रहा हो, लेकिन कल को समझ लीजिए चाइना एंड वियतनाम में, या 9 लाइन जिसकी हमने चर्चा की, इसके कारण चाहे वो इंडोनेशिया हो जाए, चाहे ब्रुनेई हो जाए, चाहे कंबोडिया हो जाए, सबके साथ चाइना का बड़ा रिफ्ट हो जाए, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये सारे देश किसकी तरफ देखेंगे? छोटे छोटे देश हैं, किसकी तरफ देखेंगे? ये तो इनको एक बड़ा देश ही लगेगा ना, जो कि पावरफुल देश हो। और वो देश कौन सा है? वो पाकिस्तान तो है नहीं, और पाकिस्तान वैसे भी दूर है। पाकिस्तान अगर बड़ा देश भी होता तब भी वो इतने पाकिस्तान की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत दूर है। बगल में कौन आ रहा है? भारत आ रहा है। ये आपका जियोपॉलिटिक्स है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देखिए अगले पॉइंट पे हम देखेंगे, आउटवर्ड लुकिंग इंडिया एंड चाइना वुड हैव मोर कॉन्फ्लिक्ट्स इन ओशियन। क्वाड के बारे में आप लोग सुन ही रहे होंगे। चाइना क्वाड को एक बड़ा इरिटेंट मानता है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया का जो एक क्वाड्रिलेटरल फोरम बना हुआ है, जो हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में काम कर रहे हैं। चाइना कहता है कि ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो ना भैया, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हो ना, ये सब एक छलावा है। आप लोग
एक सिक्योरिटी अलायंस बना रहे हो हमको काउंटर करने के लिए, हमारे अगेंस्ट बना रहे हो, ये वैक्सीन डेवलपमेंट ये सब कह के हमको मूर्ख मत बनाओ, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में चाइनीज एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। कई बार हमारे जो नेवल क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करते हैं। वो लोग कहते हैं हम रिसर्च के लिए आए हैं, लेकिन यदि आप रिसर्च के लिए भी आ रहे हैं तो किसी देश की समुद्री सीमा में आने के पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और चाइना के साथ सिर्फ हमारा मैरीटाइम डिस्प्यूट तो अभी इतना नहीं है, लेकिन जो लैंड पे डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि डोकलाम पे चर्चा की, या गलावन की बात की, अक्साई चीन की बात हो गई, तवांग की बात हो गई, फिर चाइना और पाकिस्तान का जो संबंध है, तो हम तो दोनों दिशाओं से घिरे हुए हैं। तो अब जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है धीरे धीरे वो रियलिस्टिक हो रहा है। पहले हम मैंने ऐसे कहा जाता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, हम वीवर बिट ऑफ आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी थे हम लोग, और हमेशा एक ये चाहते थे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को कोई डिक्टेट ना करे। अगर हमने यूएस के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए तो हम यूएस के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, हम उसके कैंप में माने जाएंगे। उसके अपने फायदे नुकसान थे, हम उसमें नहीं जाएंगे। किंतु अब हम धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि चाइना एक जो बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है इंडिया के लिए, और बाकी देशों के लिए भी है, जापान के लिए। जापान और चाइना का संबंध बहुत ही खराब रहा है पहले। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, जापानियों ने बहुत वहाँ पे अत्याचार किए थे। नानजिंग रेप कांड के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो चाहे मंचूरिया में इन लोगों ने जो क्या किया है जापानियों ने, तो इनके संबंध तो बहुत खराब रहे। चाइना कई बार कहता है कि जापानियों से कि आप लोग माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए हमसे, पब्लिकली इंटरनेशनली आप मांगिए, लेकिन जापान वो मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं। अमेरिका को भी खतरा है। यूएस एंड चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो ट्रेड में हो जाए, चाहे सिक्योरिटी डायमेंशंस में हो जाए, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके लिए सारे देश एक होके अभी एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, बन चुका है, मैंने बना नहीं रहे। एंड चाइना इसको एक थ्रेट की तरह देखता है, एक हमारे अपने लिए एक खतरे की तरह देखता है। तो ये हो गया आपका क्वाड वाला पार्ट हो गया। तो सब देखिए, सब डायनेमिक चीज़ें, आपको फिगर्स नहीं दिए जाएंगे कि क्वाड के नेशंस के बीच में कितना ट्रेड फिगर है, कितने बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है, कितने बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा कमोडिटी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा कमोडिटी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ मीनिंगलेस, आई अश्योर यू, इट इज़ मीनिंगलेस। हो सकता है यूपीएससी तो ऐसा पूछेगी नहीं, मान भी लीजिए अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो आप एक प्रश्न के लिए आप ये सब चीज़ें नहीं याद कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ रहे हैं, मेंस में तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मान लेते हैं कि प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ लिया कोई, तो एक प्रश्न के लिए आप ये सारे फिगर्स नहीं याद रख सकते हैं, आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ कि भाई हो सकता है एक दो प्रश्न ऐसे मिस हो जाए। वैसे भी प्रीलिम्स आई थिंक इस समय 45-50 अगर क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप क्लियर कर जा रहे हो, प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ते नहीं हैं। तो आपको ये, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाओगे, आप बहुत सारे चैनल्स पे जाओगे तो ऐसी फिगर्स बताए जाते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। उनको दिखाना हो सकता है कि हम बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं, बहुत ही डीप रिसर्च करके आते हैं और सूक्ष्मतम आपको जानकारी देते हैं, बट इट इज़ मीनिंगलेस। बाकी आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। तो आज के लिए आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो बाकी पॉइंट्स बचे हुए हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नेशंस जो हो गए हैं, या इंडो म्यांमार रिलेशनशिप है, इंडिया नेपाल भूटान के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे बट हम लोग कर लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया इंडो म्यांमार के लिए ये है। फिर इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक अच्छी चर्चा करेंगे। आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि भाई ये सब कहना पड़ता है, तो ठीक है हम भी कह देते हैं। और कमेंट्स में हमें अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कुछ अगर आपका परामर्श हो जिससे ये वीडियो और अच्छा हम बना सके। टेक्निकली हमने पहले ही बता दिया, वी आर नॉट वेरी साउंड, बट हम एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके डायनेमिज्म को समझते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे rather than making videos involving animations and
number of charts, graphs, which is not our forte, which is not our strength. So we will not go into that territory. But आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा, उसकी प्रतीक्षा रहेगी। इसी के